Hello everyone. So we are back with another lecture of the subject of big data analytics. So आज का हमारा lecture है about reasoning methods, business intelligence and expert systems. So here are the learning outcomes of this lecture, and let's start and dive into the today's lecture. So the first part of the lecture is about the reasoning methods. तो रीजनिंग क्या होती है? बेसिकली रीजनिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसकी बेस पर आप कोई नतीजा ड्रॉ करते हैं या नतीजा अखज़ करते हैं या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। दैट इज ये जो दिमाग का आपका ये प्रोसेस है इसे रीजनिंग कहते हैं। एआई और इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसको एक स्ट्रक्चर मेथड के तौर पे लिया जाता है, जिसके थ्रू आपकी मशीन्स जो है या कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पर इन्फ्रेंस कोई चीज़ इन्फर करते हैं, कोई चीज़ अखज़ करते हैं। तो अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या एआई टेक्निक्स की बात करें या डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो हमारे पास कुछ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रीजनिंग, और वो विल जस्ट गो through them one by one and see the approach itself and some example related to it. तो सबसे पहली जो रीजनिंग का टाइप है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। सो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि व्हेन द प्रोसेस इज अबाउट दैट यू मूव फ्रॉम अ जनरल rule to a specific conclusion. So this is normally considered as a top-down approach. इसकी एग्जांपल में अगर आप कहते हैं कि all humans are mortal. Now this is a general conclusion, general rule. And Socrates, जिसे सुकरात कहते हैं, Socrates is human. सुकरात एक human था. So therefore, Socrates is mortal. सो हमने क्या किया, एक जनरल रूल स्पेसिफाई किया, उससे हम स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ गए विच इज कि सॉक्रेट भी मॉर्टल था। ठीक है, जनरल रूल्स में क्या था कि ऑल ह्यूमन मॉर्टल हैं और सॉक्रेट भी ह्यूमन है। फिर इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग उसके रिवर्स होती है डिडक्टिव के। इंडक्टिव में क्या होता है, हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, ये बॉटम अप अप्रोच है। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एवरी स्वान ऑब्जर्व इज वाइट। स्वान एक परिंदा है, वो सारे वाइट होते हैं, ऑल स्वॉन्स आर वाइट। ठीक है, तो ये कहना कि हर तमाम स्वान्स वाइट ही होते हैं, ये जनरल एक कंक्लूजन है। तो हम एक स्पेसिफिक जो है ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन की तरफ गए। फिर एबडक्टिव मेथड है रीजनिंग का। इसमें क्या करते हैं, वी मेक इन्फ्रेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन from incomplete data. हमारे for example the grass is wet, it probably rained last night. So हम incomplete data हमारे पास होता है लेकिन उसकी बेस पे हमको इन्फर करते हैं, इसे एब्डक्टिव रीजनिंग कहते हैं। फिर एनालॉजिकल रीजनिंग होती है। इट इज द रीजनिंग बाय कंपैरिजन और सिमिलरिटी टू नोन केसेस। ठीक है, अब नोन केसेस के साथ कंपैरिजन करके इसमें आप कोई रीजन बनाते हो। this case resembles a previous, इसकी एग्जांपल है this case resembles a previous case, apply the same solution। आपने सिमिलर नॉट सेम सिमिलर सोल्यूशन सिचुएशन देखी होती है, उसके मुताबिक आप करंट सिनेरियो को जज कर रहे होते हैं या उसमें अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। फिर कॉमन सेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रीजनिंग। the process is informal reasoning using background world knowledge. For example, if it is raining, a person outside will get wet. So this is a common sense. So these were the types of reasoning and the process involved and the examples. Sort of formal logic foundations. So how will we will form this logic? For example, there are certain methods. For example, if we are looking for looking into propositional logic,
प्रोपोजिशन लॉजिक में क्या होता है कि आप ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी सर्टेन स्टेटमेंट्स को आप कनेक्ट करते हैं यूजिंग एंड और नॉट या इम्प्लाइज के कनेक्शन से। एंड बेसिकली वो स्टेटमेंट या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। सो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, तो इफ इट रेन्स द ग्राउंड इज वेट, तो दिस इज द। फिर प्रेडिकेट लॉजिक होती है। प्रेडिकेट लॉजिक में आप प्रोपोजिशन लॉजिक को एक्सटेंड करते हैं विद सर्टेन क्वांटिफायर्स एंड प्रेडिकेट्स, ठीक है, जिससे ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। फिर फजी लॉजिक होती है। फजी लॉजिक में ये होता है कि आप डिग्री ऑफ ट्रूथनेस को देख रहे होते हैं रादर देन एब्सोल्यूट ट्रू और फॉल्स। ये यहाँ वहां पे यूज की जाती है जहां पे आपके पास अनसर्टेनिटी होती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इज वार्म वर्सेस हॉट। अब क्या चीज वार्म है और क्या हॉट है, इसको कैटेगराइज करना मुश्किल है। सो इस दिस इज फजी लॉजिक। देन देयर इज प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। इसमें बेसिकली वी असाइन द लाइक्लीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग। नॉर्मली इसमें बेजियन थ्योरम यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली प्रोबेबिलिटीज आप देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ हैपनिंग सर्टेन इवेंट, ठीक है, ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज या पॉसिबिलिटीज। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग है। अच्छा, फिर इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म्स है जिसका मोडस पोनेंस है। मोडस पोनेंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इफ पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इज ट्रू, देन वी आल्सो कंक्लूड दैट क्यू इज ट्रू। ठीक है, ये नॉर्मली मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्रेंस रूल है इन रूल बेस्ड सिस्टम है कि आप कहते हैं अगर इफ पी इम्प्लाइज क्यू है, अगर पी ट्रू है तो क्यू भी, यानी इसका कंक्लूजन जो है वो भी ट्रू ही होगा। अच्छा, मॉडस टोनन्स जो कि उससे रिवर्स में करता है काम, उसमें क्या करते हैं हम कि अगर क्यू यानी जो आपका कंक्लूजन है आपका वो फॉल्स है, तो आप क्या ये उससे ये अखज़ करेंगे कि ओके कि जो पी है वो भी फॉल्स होगा। तो इट इज रिवर्स अप्रोच एज कंपेयर टू मॉडस पोनेंस। ये डायग्नोस्टिक्स में और फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम में आप यूज करते हैं ये टेक्निक कि आप कहते हैं कि एक सर्टन पैरामीटर या एक सर्टन जो ना हेल्दी पेशेंट वाले जो पैरामीटर वो नहीं है किसी पेशेंट में, तो आप उससे अखज़ ये करेंगे कि इसे ये बीमारी हो सकती है। तो किसी चीज की एब्सेंस से आप अंदाजा लगाते हैं कि what might has happened, what can be the reason. Then there is resolution. इसमें it is refutation based method used in automatic theorem proving and prologue. Then there is unification. It is a process of finding a substitution that makes two logical expressions identical. ठीक है. Um, then there is a default reasoning, which draws conclusions that hold normally but can be overridden by exceptions. ठीक है. So these are some of the methods of drawing the inference. आप inference कैसे draw कर सकते हैं? Then the second part of the today's lecture is about business intelligence. Business intelligence क्या होती है कि basically हम वो strategies, वो technologies और वो tools को स्टडी करते हैं जिससे आप एक पर्टिकुलर बिजनेस या एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें, एनालाइज कर सकें और फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकें। सो बेसिकली आप एक स्पेसिफिक, ये डोमेन स्पेसिफिक टास्क भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड उसकी उसकी डाटा कलेक्शन, उसकी डाटा की इंटीग्रेशन, उसके एनालिसिस और फिर उसको इंफॉर्मेशन को, जो रिजल्ट्स को इन्फर करके प्रेजेंट करने को आप बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें तमाम स्ट्रेटजीज जो ये काम करने में इस्तेमाल हो सकती हैं, तमाम टेक्नोलॉजीज या तमाम टूल्स, वो सारे बिजनेस इंटेलिजेंस की टर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसका गोल क्या है? टू सपोर्ट बेटर, फास्टर एंड मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग।
अच्छा, अब इसके कोर कंपोनेंट्स कौन कौन से? कोर कंपोनेंट्स में सबसे पहले डाटा सोर्सेज हैं, जिसमें हमारी ट्रांजैक्शन डेटाबेसेस हैं, जिसमें OLTP, फ्लैट फाइल्स, वेब डाटा एंड एक्सटर्नल APIs. देन देयर आर ETL पाइपलाइंस, जो कि आप डाटा वेयर हाउसेज में देखते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. इसमें डाटा क्लिनजिंग, इंटीग्रेशन एंड वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट आते हैं. फिर डाटा वेयर हाउसेज में OLAP, जो कि OLTP से नेक्स्ट एक स्टेप है, where you have centralized repository optimized for analytical queries. Then we have data marts, which are subject-specific subsets of data warehouses. Data marts basically आपके पास warehouse, data warehouse में जो एक specific सबसेट क्रिएट होता है, मतलब सेल्स के लिए, फाइनेंस के लिए, उसको डाटा मार्ट कहेंगे. फिर OLAP क्यूब्स है, ये बेसिकली मल्टी डायमेंशनल डाटा के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं. नॉर्मली आप जो अरेज या डाटा स्ट्रक्चर देखते हैं वो 2 डायमेंशनल अरेज होती हैं, लेकिन OLAP क्यूब्स, जैसे कि क्यूब्स से ज़्यादा ये मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर्स हैं फॉर फास्ट डाटा एनालिसिस एंड स्लाइसिंग. देन दे आर रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड्स, जिसमें विजुअलाइजेशन लेयर है, KPIs हैं, स्कोर कार्ड्स, ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स हैं, एंड एडवांस एनालिटिक्स, जिसमें प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन वगैरह शामिल है. तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, ये कोर कंपोनेंट्स हैं एक बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम के. एंड यू कैन सी it has multiple strategies in it has multiple technologies and tools in it. अच्छा, इसमें की कॉन्सेप्ट जो है, जैसा OLTP और OLAP का जो हमने प्रीवियसली के लेक्चर्स में देखा, कि OLTP बेसिकली ऑपरेशनल सिस्टम जो है, वो कैसे काम कर रहे हैं आपके, ये सारे कॉन्सेप्ट उसके अराउंड करता है कि आप ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम की तरफ रेफर कर रहे हैं, या आप एनालिटिकल सिस्टम की तरफ रेफर कर रहे हैं. फिर स्टार स्कीमा, जो कि हमने देखा कि आपके पास आपकी स्कीमास ऐसे डेवलप होती हैं कि आपके टेबल्स एक दूसरे से, और टेबल्स के भी आगे सब टेबल्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट जॉइंस, कम्प्लेक्स क्यूरीज. इसमें स्नोफ्लेक स्कीमा भी हमने देखा, डाटा क्यूब, मल्टी डायमेंशनल व्यूइंग है ऑफ द डाटा, जिसमें पिवट टेबल्स, स्लाइस, डाइस, ड्रिल डाउन, रोल अप. और फिर इसमें एक और की कॉन्सेप्ट है KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या मैट्रिसेस, कि आप कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि अपने ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे. देन हम डिस्कस करेंगे BI टूल्स और टेक्नोलॉजी से, जिसमें सबसे टॉप पे जो जो पॉपुलर टूल्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट BI और टैबलो है. माइक्रोसॉफ्ट BI, पावर BI, बेसिकली इसमें आप बहुत किस्म की टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेटेड होती हैं, जैसे एज्योर सर्वर, Office 365, ठीक है, उसका डाटा एनालिटिक्स की लैंग्वेजेस डिफरेंट, ठीक है, और डिफरेंट विजुअलाइजेशन चीज़ें. टैबलो में आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप विजुअलाइजेशंस हैं, लाइव एंड एक्सट्रैक्ट कनेक्शन कनेक्शन मॉड्यूल्स हैं. ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, हाइपर इंजन के तौर पे ट्रीट होता है, कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स से डाटा एक्सट्रैक्ट करके एक जगह लेके आ सकते हैं. फिर SAP इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. इसकी कैपेबिलिटीज में जो शामिल है, एंटरप्राइज लेवल की रिपोर्टिंग है, क्रिस्टल रिपोर्ट्स है, और इसके अलावा ये इंटीग्रेट कर सकता है SAP ERP के साथ. IBM कोगनोस एनालिटिक्स है, AI पावर डैशबोर्ड है, नेचुरल लैंग्वेज ट्यूरिंग है, इसमें सेल्फ गवर्न सर्विसेज हैं, किल्क व्यू या किल्क सेंस, इसमें एसोसिएटिव डाटा मॉडल, इन मेमोरी इंजन, और नो प्री डिफाइंड क्यूरी पाथ्स. इसमें दीज आर द की कैपेबिलिटीज. पाची का सुपर सेट है, ये ओपन सोर्स बिजनेस इंटेलिजेंस है विद SQL
वाइट चार्ट लाइब्रेरी है इसकी, और क्लाउड नेटिव डिप्लॉयमेंट है. So these are some of the examples of the tools and technologies that are in use in today's scenario. कुछ यूज केसेस हैं यहाँ पे, जैसा रिटेल एनालिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें कस्टमर सेगमेंटेशन, बास्केट एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग. फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन है, रिस्क डैशबोर्ड्स हैं, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग है. हेल्थ केयर की बात की जाए तो पेशेंट आउटकम एनालिसिस है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रीएडमिशन प्रिडिक्शन. सप्लाई चेन की बात की जाए तो इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन है, सप्लायर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है, और लॉजिस्टिक एनालिटिक्स है. ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जाए तो ह्यूमन टर्नओवर एनालिसिस है, रिक्रूटमेंट फनल मैट्रिक्स है, और डीईआई ट्रैकिंग है. सो दीज आर सम ऑफ द एक्सीलेंट यूज केसेस. आप इसमें से कोई भी अपने एफ या स्टार्टअप के तौर पे इसको इस आइडिया को ले सकते हैं. मसलन कस्टमर सेगमेंटेशन या रिस्क बेस्ड डैशबोर्ड्स है. सो ये दीज आर वेरी गुड एंड यूज केसेस. और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी बहुत वाइडर यूज है. अच्छा, अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है अबाउट एक्सपर्ट सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली इट इज एन एआई पावर्ड प्रोग्राम और सिस्टम जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड डोमेन में इन्हांस करता है. ठीक है. इसमें आपकी डोमेन नॉलेज इंटीग्रेटेड होती है इन अ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज बेस. एंड ये कोई एक इन्फ्रेंस इंजन बेसिकली यूज करता है टू ड्रॉ कंक्लूजन्स. इसके अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें आपकी नॉलेज बेस होती है कि जिसमें आपके रूल्स होते हैं इफ देन एल्स वाले. फिर उस नॉलेज बेस के ऊपर आपका इन्फ्रेंस इंजन कोई ना कोई होता है जो रीजनिंग मॉड्यूल होता है आपका, और वो आपके रूल्स को फैक्ट्स पे अप्लाई करता है और कंक्लूजन्स को ड्रॉ करता है. देन यू हैव अ वर्किंग मेमोरी. बेसिकली आपके पास जो करंट फैक्ट्स होते हैं और इंटरमीडिएट कंक्लूजन होते हैं उनको स्टोर करने के लिए आपकी ये वर्किंग मेमोरी होती है. फिर नॉलेज एक्विजिशन होती है. बेसिकली ह्यूमन एक्सपर्ट्स जो होते हैं या डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए इंटरफेस होती है, और जो जो आपके रूल्स इन्फर होके आते हैं एंड जो इंफॉर्मेशन आती है उसको वैलिडेट करना और उसको जो ना उसको एक्नॉलेजमेंट देना. एंड देन देयर इज एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी विच इज एक्चुअली आपने जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं उसको उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे सकना कि हाउ एंड व्हाई इट हैज हैपेंड. ठीक है. एक चीज है जो आपके सिस्टम ने ड्रॉ की है, और दूसरा जो ह्यूमन एक्सपर्ट है उसने उसमें अपनी इंटरवेंशन या उसमें अपनी राय दी है. तो जब दोनों की जो कंक्लूजन है उनको मिक्स किया जाता है तो फिर ये कहना कि हाउ समथिंग हैज हैपेंड एंड व्हाई इट इज हैपेंड. तो ये एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी है. देन यूजर इंटरफेस. इट इज एन इंटरेक्शन लेयर फॉर एंड यूजर्स. एंड यूजर कहाँ पे क्यूरी करते हैं, अपने रिस्पॉन्सेज देते हैं और रिपोर्ट्स देखते हैं. ठीक है. इसके लिए इन्फ्रेंस स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं. जैसे फॉरवर्ड चेनिंग है. फॉरवर्ड चेनिंग क्या है? इट इज बेसिकली डाटा ड्रिवन. फॉरवर्ड चेनिंग में क्या करते हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम नॉन फैक्ट्स एंड अप्लाई रूल ऑन दोज फैक्ट्स टू डिराइव न्यू फैक्ट्स until a goal is reached. ठीक है. आप स्टार्ट करते हैं फैक्ट से एंड फिर रूल अप्लाई करते हैं. सो until you reach a goal. It is suitable for planning and monitoring. Example is medical diagnosis from symptoms. Then there is backward chaining, which is goal driven. It starts from a goal and works backward to find supporting facts. So
it is efficient when goals set is small. Example is legal reasoning and fault diagnosis. Then there is a strategy called mixed chaining. It combines both forward and backward chaining. And forward chaining actually, what it does, it actually narrows the search space, and backward chaining verifies the sub goals. So we actually combine these capabilities of both uh, strategies, and this is called mixed chaining. Then there is opportunistic reasoning. It is dynamic switching between forward and backward based on available evidence and urgency. So the type of evidence we have and the type of priority or urgency we have, we switch our strategy between forward and backward. Okay, how do we represent our knowledge in expert system? Normally, it is in the form of production rules. For example, if there is a certain condition, then there is certain action or conclusion. For example, if fever is greater than this and cough is equal to persistent, then subject most probably have influenza, and it's the probability of 0.75 with the probability of 0.75. We can also present our knowledge in the form of semantic networks. And these are graph-based representation of relationship between concepts. So basically, we draw graphs between the different entities and then go towards the draw some conclusion on the basis of inference. Then there are frames. These are object-oriented structures with slots and pillars representing stereotype situations. Then there are ontologies. This is a formal shared conceptual model defining domain, vocabulary, and relationships. And decision tree, which is one of the most popular form of knowledge representation, basically, and we have seen that in machine learning as well. It is a hierarchical branching structure mapping conditions to outcomes. So these are some popular forms of knowledge representation. Here are some examples of some classical expert systems and their domain and their key contributions. For example, MyScene in 1974, which is in the domain of medical diagnosis. Its key contribution was that it was used to diagnose blood infections using if then 600 if then rules. Then there is Drenrol in the field of chemistry. It identified molecular structures from mass spectrometer data. Then XCON-ERMA, it was used for IT configurations, and it was used to configure VAX computer orders and save deck minions annually. Then Prospector in geology, it was used for mineral exploration. Then Clips, it was general purpose tool, and its key contribution was the C language integration production system used by NASA and Department of Defense. What are the advantages and limitations of these systems? Advantages are that they are consistent and help in decision making. It can readily capture and also preserve expert knowledge, provide transparent reasoning available any time of the on any time of the day and useful in hazardous and remote environments. What are the limitations that the knowledge acquisition was time consuming? Um, Outside the domain, their performance was not good. Cannot learn and adapt without manual rule update. There are hurdles, and they cannot handle uncertainty
um, and there is high development and maintenance cost as well. Now, as we are moving along, we are trying to integrate expert systems, business intelligence into expert systems. And so the term decision support system came into being. And basically, intelligent decision support system, we combine the data aggregation and visual systems of business intelligence with the rule-based reasoning capabilities of experts. Basically, we integrate business intelligence into expert system. So how the both domains converge? For example, if we talk about BI, business intelligence, it provides the data, and expert system provides the reasoning framework. In embedded analytics, the expert system rules embedded in BI dashboards trigger automated alerts and recommendations. In predictive analytics pipelines, machine learning models serve as modern evolution of expert system inference engine. In case-based reasoning systems, we retrieve analogous historical cases from BI data warehouses. So we are using business intelligence-based data warehouse houses, and we actually retrieve similar cases from the past, and then use in these integrate them in our expert system. Um, there are some modern technologies which are related to these systems. For example, machine learning is very popular. It is basically used in expert system as a as a way to automate the knowledge acquisition. Then there are knowledge graphs, for example, used by semantic networks, um, used by Google and Amazon and LinkedIn. Then there are rule-based engines. These engines actually uh, they are production systems implementation widely used in enterprise business intelligence workflows. So when we are driving, we are actually trying to work on the basis of some rules like if then else based rules. Then these systems come into play. Then there is explainable AI, which actually revives expert system explainability principles in modern neural network context. How come a particular decision has been reached? This is the role of explainable AI. Then there is digital twins. Basically, we um, combine the BI with the domain rules so that we can actually create the digital version of a particular domain. So this is digital twins. इसको digital twin कहते हैं. So these are some of the takeaways from this whole lecture, and these are the questions that you can think of while you are going through this lecture. And these are the for further readings. So hope to see you again. अब के लिए इतना ही. Thank you.